फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। आइए दोस्तों, शिक्षण विधि की श्रृंखला में एक और बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है अवक्रमित अन्वेषण या अवक्रमित अधिगम इसको हम पढ़ेंगे, इसको देखेंगे। इसमें क्या है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर साल यहाँ से मिनिमम आपके लिए यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। बिल्कुल इजी वे में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और उनका सॉल्यूशन ही बहुत ज़्यादा इजी है। तो आपको समझना है कि अवक्रमित अन्वेषण कहते किसे हैं और ये है क्या। पहली बात, इसके अर्थ को समझेंगे। अवक्रमित अनुदेशन क्या है, अवक्रमित अनुदेशन किसे कहते हैं। तो देखो, अवक्रमित का जो अर्थ है, अविक्रमित का अर्थ होता है मतलब क्रमबद्ध रूप से। अविक्रमित का मतलब होता है क्रमबद्ध या योजनाबद्ध। कैसे? क्रमबद्ध या योजनाबद्ध। अनुदेश मतलब क्या है? डायरेक्शन देना या निर्देश देना। क्या करना? निर्देश देना। तो इसका अर्थ निकाला जाए तो इसका अर्थ ये होता है कि क्रमबद्ध या योजनाबद्ध तरीके से विद्यार्थी के लिए निर्देश देना ही। निर्देश देना किसके लिए देंगे हम निर्देश? विद्यार्थी के लिए। तब वो क्या कहलाता है? हमारा अविक्रमित अन्वेषण कहलाता है। अविक्रमित अन्वेषण में क्या है कि ऐसा है कि शिक्षण विधियों को, जैसे अध्यापक किसी टॉपिक को शिक्षण विधि के माध्यम से पढ़ाता है, या फिर स्टोरी के माध्यम से पढ़ाता है, या किसी कहानी के माध्यम से पढ़ाता है, या किसी एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ाता है। लेकिन ऐसा हो जाता है कि विद्यार्थी उसके बावजूद भी उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाता कि ये टॉपिक है क्या। अच्छे तरीके से मतलब उस टॉपिक को नहीं समझा पाता। तो बहुत अधिक अच्छे तरीके से समझाने के लिए जो सबसे ज्यादा लेटेस्ट तरीका है, ये जो नवीन विधि है, ये जो है जो नवीन प्रविधि अपनाई गई है, इससे हमें क्या कहेंगे? अवक्रमित अन्वेषण कहेंगे। कि जैसे किसी विद्यार्थी के लिए ना स्टोरी से समझ में आया है, ठीक है, ना एग्जाम्पल से समझ में आया है कुछ, और ना ही किसी विधि से समझ में आया है, तो उसके लिए अप्लाई किया जाएगा अब क्या? प्रोग्राम्ड लर्निंग। प्रोग्राम्ड लर्निंग के तरीके से पढ़ाया जाएगा या अविक्रमित अन्वेषण के तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो आप इस बात को देखें कि भाई ऐसी क्या चीज है अविक्रमित अन्वेषण की जो इन तीनों चीजों से ज्यादा बेटर है। स्टोरी, एग्जाम्पल, विधि, प्रविधि, जो भी इन सबसे ज्यादा बेटर है क्या आपकी? अविक्रमित अन्वेषण। तो अविक्रमित अन्वेषण के बारे में यह है कि जब भी विद्यार्थी को कुछ ना कुछ पढ़ाया जाए तो एक सीक्वेंस के अंतर्गत होना चाहिए, एकदम सीक्वेंस हो और छोटे छोटे पदों के रूप में हो, तब वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोग्राम लर्निंग कहलाता है। प्रोग्राम लर्निंग कहलाता है। इसके बारे में जैसे प्रोग्राम लर्निंग की जो सिद्धांत है, यहां से आप देखें प्रोग्राम लर्निंग के कुछ सिद्धांत है। क्या क्या सिद्धांत होते हैं प्रोग्राम लर्निंग के? देखें, नंबर 1 पहला सिद्धांत होता है छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, पहला सिद्धांत है छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत होता है हमारा क्या होता है? दूसरा सिद्धांत होता है सक्रियता का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? सक्रियता का सिद्धांत। सक्रियता का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत रहेगा वो क्या रहेगा? स्वगति का सिद्धांत। स्वगति, स्वगति का सिद्धांत कि जो भी विद्यार्थी सीखेगा वो किसकी गति से सीखता है? अपनी गति से सीखता है। कि जैसे विद्यार्थी को आज एक पेज याद करे, जैसे एग्जाम्पल से समझे, या तो विद्यार्थी आज एक पेज याद करे या विद्यार्थी आज 2 पेज याद करे। जो भी वो याद करेगा अपनी गति की याद करेगा, जहां तक उसका इंटरेस्ट होगा तब तक वो पढ़ाई करेगा, ठीक है ना। तब वो क्या कहलाएगा? स्वगति का सिद्धांत कहलाएगा। और नंबर 4 पृष्ठ पोषण का सिद्धांत। पृष्ठ पोषण का सिद्धांत किसका सिद्धांत है? पृष्ठ पोषण का सिद्धांत। पृष्ठ पोषण से मतलब है कि विद्यार्थी को इसके अंदर क्या मिलेगा? पुनर्बलन मिलेगा। पृष्ठ पोषण या पुनर्बलन, पृष्ठ पोषण या पुनर्बलन का सिद्धांत कि विद्यार्थी को इसके अंदर क्या मिलेगा? पुनर्बलन मिलेगा। जैसे कोई विद्यार्थी ने कोई कार्य किया है, मतलब इस समय विद्यार्थी जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करेगा तो उसको पढ़ने के पश्चात बहुत अच्छी फीलिंग आएगी और बहुत अच्छा उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो नेक्स्ट टॉपिक वो क्या करेगा? ऑटोमेटिक पढ़ने लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक को ऑटोमेटिक पढ़ने लगेगा। तो मतलब ये फर्स्ट टॉपिक के बाद विद्यार्थी जब नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने के लिए उसके अंदर से ही क्या आ रहा है?
पुनर्वलन आ रहा है। ये हमारे क्या रहेंगे, इसमें सिद्धांत रहेंगे, छोटे छोटे प्रकार सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत, स्वगति सिद्धांत, पृष्ठपोषण का सिद्धांत। तो पहले तो आप इस परिभाषा को समझ लें। अभिक्रम अन्वेषण की क्रमबद्ध या योजनाबद्ध तरीके से किसी टॉपिक को पढ़ाना क्या कहलाता है, अभिक्रम अन्वेषण कहलाता है। जैसे फॉर द एग्जांपल मैं आपको समझा दूं, जैसे आपकी एक ही बार में और समझ में आ जाएगा कि अभिक्रम अन्वेषण कैसे है, क्या डिसाइड होगा। जैसे कि हमें एक टॉपिक पढ़ाना है बच्चे को, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का टॉपिक पढ़ाना है तो सबसे पहले जो विद्यार्थी के लिए हम जो संख्या पढ़ाएंगे, नंबर्स में हम जो संख्या पढ़ाएंगे विद्यार्थी के लिए, वो पढ़ाएंगे कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या। कौन सी पढ़ाएंगे, प्राकृत। प्राकृत के बाद हम कौन सी संख्या पढ़ाएंगे, पूर्ण संख्या। क्योंकि हमको पता है कि एक से लेकर के अनंत तक जो संख्या जाती है वो क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। अच्छा, इन प्राकृत संख्या में ये जीरो और ऐड कर दिया जाए तब ये संख्या कौन सी कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है, प्राकृत पूर्ण। उसके बाद क्या आएगी, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। मतलब ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जाती है वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। बट लेकिन q इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। तो देखिए ये क्या है, क्रम है कि प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या को यदि पढ़ा जाए तो ये विद्यार्थी की समझ में बहुत अच्छे से आने वाली है, क्योंकि प्राकृत के बाद ही पूर्ण पढ़ाई जा रही है, पूर्ण के बाद क्या पढ़ाई जा रही है, परिमेय पढ़ाई जा रही है। अच्छा, बीच में से हम परिमेय संख्या को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं विद्यार्थी के लिए, ठीक है ना, तो विद्यार्थी इस परिमेय संख्या को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि परिमेय को समझने से पहले विद्यार्थी को प्राकृत और पूर्ण इन दोनों का समझ में आना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। तो ये जो सीक्वेंस वाला क्रम है, ये जो क्रमबद्धता है, यही हमारी क्या कहलाती है, अभिक्रमित अन्वेषण कहलाता है या प्रोग्राम्ड लर्निंग कहलाता है। कि किसी भी चीज को सब पढ़ा जाए तो बड़ी प्रोग्रामिंग के साथ पढ़ना चाहिए, किसी भी चीज को पढ़ाया जाए तो बड़ी प्रोग्रामिंग के साथ पढ़ना चाहिए, तब वो क्या कहलाता है, हमारा अभिक्रमित अन्वेषण कहलाता है। अभिक्रमित अन्वेषण के थोड़ा इतिहास को देखते हैं, इसमें इतिहास क्या रहा है, इनको लिख ले आप इनके सिद्धांतों को, ठीक है। अभिक्रमित अन्वेषण के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि देखो इसकी हिस्ट्री क्या रही है अभिक्रमित अन्वेषण की। तो देखो अभिक्रमित अन्वेषण के बारे में सबसे पहले जो बताया था वो बताया था सुकरात ने। किसने बताया था, सुकरात ने बताया था 413 बीसी पूर्व, मतलब बिफोर क्राइस्ट। 413 बीसी में उन्होंने बताया था कि किसी विद्यार्थी को जब पढ़ाया जाए तो एक प्रोग्रामिंग के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, और प्रोग्रामिंग के साथ जब पढ़ाया जाए तो उसमें जो पद हैं, जो भी आप स्टेप्स यूज कर रहे हो, जो भी आप स्टेप्स यूज कर रहे हो, वो स्टेप्स कैसे होने चाहिए, छोटे छोटे होने चाहिए। जैसे आज आपको नॉलेज देनी है तो केवल और केवल प्राकृत संख्या के बारे में दें, उसी उदाहरण से समझे आप। जैसे आज आपको नॉलेज देनी है तो कौन सी संख्या के बारे में, प्राकृत के बारे में, कल पूर्ण के बारे में, फिर परिमेय, फिर अपरिमेय। मतलब धीरे धीरे विद्यार्थियों को क्या दें आप, नॉलेज दें। तो सबसे पहले जो बताया वो इसने बताया, सुकरात ने बताया था। उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे, किसने इसमें बात की, तो सिडनी एल प्रेसे 1920 में फिर जो बात की है वो की है किसने, सिडनी एल प्रेसे ने। सिडनी एल प्रेस, सिडनी एल प्रेसे ने इसके बारे में बात की है 1920 में कि भाई सिडनी एल प्रेसे ने क्या किया था, एक वैसी मशीन बना दी। सिडनी एल प्रेसे ने क्या बना दी, एक ऐसी मशीन बना दी, और इस मशीन के अंदर इन्होंने ये कहा कि एज एक सॉफ्टवेयर टाइप का इन्होंने सिस्टम बना दिया कि मशीन के अंदर सॉफ्टवेयर होगा, तो उस पर क्या लिखे रहेंगे, क्वेश्चंस लिखे रहेंगे, और क्वेश्चंस को विद्यार्थी पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद विद्यार्थी उनका क्या देगा, आंसर देगा, और उस आंसर को विद्यार्थी सीखता चलेगा। ऐसी जो मशीन बनाई थी वो बताई सिडनी एल प्रेसे ने 1920 में बना दी, ठीक है। सिडनी एल प्रेसे के बाद फिर इसके बारे में और अधिक परिवर्तन होता है। फिर इसमें जो परिवर्तन करते हैं बीएफ स्किनर। कौन करते हैं, बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर इसमें और परिवर्तन करते हैं, ये भी बताते हैं कि इसको बहुत अधिक अच्छे तरीके से डिजाइन किया जाए, और इसमें जो क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट विद्यार्थियों के लिए दिया जाए तो बहुत अधिक अच्छे तरीके से विद्यार्थी सीख सकते हैं। तो देखें एक बार, ठीक है,
बीएफ स्किनर एवं साथ में इनके एक और जो सदस्य थे वो थे जेम्स ली हॉलैंड। कौन थे? जेम्स ली हॉलैंड। कौन है? जेम्स ली हॉलैंड है। बीएफ स्किनर एवं जेम्स ली हॉलैंड ने इसको वर्तमान रूप में बिल्कुल ही अप्लाई कर दिया था, इसीलिए इनको दोनों को मतलब बीएफ स्किनर जेम्स ली हॉलैंड इन दोनों को अभिकृत फाउंडेशन का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिकृत फाउंडेशन का पिता कहा जाता है। तो देखिए सिडनी एल पैसे ने मशीन तो बना दी थी, बट लेकिन उसको शिक्षा के क्षेत्र में अप्लाई करना, एक ब्रॉड लेवल से अप्लाई करना, ये जो सारे काम किए हैं वो किसने किए हैं? वो किए बीएफ स्किनर जेम्स ली हॉलैंड ने किए हैं। किसने किए? बीएफ स्किनर जेम्स ली हॉलैंड। इसके बाद देखते हैं कि आगे है क्या। आगे भी देखते हैं एक बार। अभिकृत फाउंडेशन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। अभिकृत फाउंडेशन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है अभिकृत फाउंडेशन। तो सबसे पहला है अभिकृत फाउंडेशन आपका, देखें कौन सा है? रेखीय। कौन सा? रेखीय अभिक्रमित फाउंडेशन। दूसरा है शाखीय अभिक्रमित शाखीय अभिक्रमित फाउंडेशन। रेखीय, शाखीय और एक रहता है अवरोह या मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन। मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को देने वाले जो विद्वान है वो कौन है आपके? बीएफ स्किनर। कौन है? बीएफ स्किनर। साखी को दिया है नॉर्मन ए क्राउडर ने। किसने दिया है? नॉर्मन ए क्राउडर ने। और इसको दिया है थॉमस एफ गिलबर्ट। एक दिया है 60 में 52, एक दिया है 1954 में ये वाला, और ये आया है 1960 में, और ये आया है 1962। देखो डेट्स का अंतर पड़ सकता है, वैसे डेट्स का अंतर है नहीं, मैं आपको क्लियर कर दूं। ठीक है, डेट्स बिल्कुल सही है, इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डेट्स आपके लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है रेखीय अभिकृत फाउंडेशन। रेखीय अभिकृत फाउंडेशन को देने वाले विद्वान का नाम क्या है? बीएफ स्किनर। किसने दिया है? बीएफ स्किनर ने। जो जनक हैं अभिकृत फाउंडेशन के, उसने ही आपके लिए क्या दिया है? रेखीय अभिकृत फाउंडेशन दिया है 1954 में। साखी अभिकृत फाउंडेशन को देना नॉर्मन ए क्राउडर। अब देखो कैसे याद करेंगे, अब देखो इसको कैसे याद करेंगे साखी अभिकृत फाउंडेशन को। साखी से मतलब क्या हो गया? शाखा। शाखा मतलब क्या हो गया? ब्रांच। शाखा से मतलब क्या हो गया? ब्रांच। क्राउडर, कौन? क्राउडर। अब इसको क्राउ की जगह बात करें, क्रो याद करें, CROW, क्रो माने क्या हो गया? कोआ। तो देखो ये कोआ कहां बैठेगा? ब्रांच पर। कोआ कहां बैठेगा? ब्रांच पर। ठीक है, तो जैसे याद करेंगे शाखा, देखो शाखा मतलब ब्रांच। ठीक है, शाखा मतलब ब्रांच के हैं, और शाखा में कौन बैठ रहा है? कोआ। तो इस बात को ऐसे करेक्ट करेंगे, साखी को देने वाले जो विद्वान, उनका नाम क्या है? क्या है उनका नाम? उनका नाम है नॉर्मन ए क्राउडर। ठीक है, नॉर्मन ए क्राउडर। इस प्रकार से याद आपको हो जाएगा। मैथेटिक्स अभिक्रमित फाउंडेशन या अवरोह अभिक्रमित फाउंडेशन, इसको देने वाले हैं थॉमस एफ गिलबर्ट। किसने दिया है? थॉमस एफ गिलबर्ट ने इसको दिया है। तो आगे इसके बारे में बात करते हैं कि रेखीय अभिक्रमित फाउंडेशन किसे कहते हैं, शाखीय अभिक्रमित फाउंडेशन किसे कहते हैं, और मैथेटिक्स अभिक्रमित फाउंडेशन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रेखीय अभिक्रमित फाउंडेशन क्या है। रेखीय अभिक्रमित फाउंडेशन, तो रेखीय के बारे में बात करें, रेखीय अभिक्रमित फाउंडेशन, तो देखो रेखीय अभिक्रमित फाउंडेशन को देने वाले विद्वान कौन है? बीएफ स्किनर है। कौन है? बीएफ स्किनर ने दिया है। बीएफ स्किनर ने एक जो सिद्धांत दिया था साइकोलॉजी का, वो दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। कौन सा दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। साइकोलॉजी में जो इन्होंने सिद्धांत दिया था वो था क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत।
देखो बीएफ स्किनर क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये कहना चाहता है कि एक विद्यार्थी को अपनी ज्यादा से ज्यादा क्या करनी चाहिए, क्रियाएं करनी चाहिए, केवल और केवल क्या करना चाहिए, एक्शंस करना चाहिए। जब विद्यार्थी एक्शंस करता रहेगा, क्रियाएं करता रहेगा, तो ऑटोमेटिक उसका अनुबंधन बन ही जाएगा, ऑटोमेटिक उस कार्य को सीख ही जाएगा। तो इसीलिए इस सिद्धांत के अनुसार ये था कि आप केवल क्रिया करें, क्रिया के बाद जो उत्पन्न होगा तो उससे क्या होगा, अनुबंधन आपको हो जाएगा। मतलब आप जब क्रिया करेंगे तो क्रिया के माध्यम से आप क्या कर जाएंगे, सीख जाएंगे। क्रिया करने के माध्यम से आप क्या कर जाएंगे, सीख जाएंगे। यही सिद्धांत रेखीय अपघटन में लागू होता है। रेखीय अपघटन में ये कहा गया कि कोई विद्यार्थी है, कोई विद्यार्थी को पहली बार जो भी उसको आप समझाना चाह रहे हैं, जैसे आप उसको जो भी आप सिखाना चाह रहे हैं या जो भी आप उसे याद कराना चाह रहे हैं, पहले उसकी सूचना को आप छोटे छोटे पदों के रूप में देंगे। जैसे ये पेज है, ये पेज, अब देखो क्या है, अभिकरण अन्वेषण में इसको पेज ना कहकर ये शब्द इस्तेमाल किया गया है फ्रेम। क्या शब्द इस्तेमाल किया गया, फ्रेम शब्द इस्तेमाल किया गया है, फ्रेम शब्द इस्तेमाल किया गया है। और फ्रेम शब्द ही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम इसको जैसे इस वर्ड को ऐसा बोला जाए कि एक पेज याद करेगा विद्यार्थी, तो एक पेज ना बोल करके हम इसको बोलेंगे आज एक विद्यार्थी एक फ्रेम याद करेगा। क्या याद करेगा, एक फ्रेम याद करेगा। तो देखो इसमें हुआ ये कि बीएफ सर ने कहा कि जो भी सूचना देनी है उसे फ्रेम्स के रूप में दें। जैसे एक फ्रेम हो गया, फ्रेम नंबर 2, फ्रेम नंबर 3, फ्रेम नंबर 4, फ्रेम नंबर 5, इस प्रकार से। मतलब जैसे मान वही वाला क्वेश्चन लेने, जैसे मैं संख्या वाला सिस्टम समझाना चाह रहा था, तो पहले में आप विद्यार्थी को उसी संख्या समझाएं, पहले में आप विद्यार्थी को प्राकृत संख्या समझाएं, यहाँ प्राकृत संख्या समझाएं, यहाँ आप कौन सी समझाएं, पूर्ण समझाएं, पूर्ण के यहाँ आप कौन सी समझाएं, परमेय संख्या, परमेय के बाद क्या समझाएं आप उसे, अपरमेय संख्या समझाएं, उसके बाद इसको भाज्य अभाज्य जो भी आप समझाना चाह रहे हैं। मतलब एक फ्रेम के अंदर उसके लिए केवल विद्यार्थी के लिए एक प्रकार की जानकारी है। एक फ्रेम के अंदर एक ही प्रकार की जब विद्यार्थी को आप जानकारी देंगे तो उस जानकारी को विद्यार्थी क्या करेगा, इजी वे में अपने अंदर असेमिलेशन कर पाएगा, उसको आसानी से उसको समझ पाएगा कि हाँ भाई, हाँ इसका अर्थ ये होता है। इस तरीके से विद्यार्थी इस बात को समझ पाएगा। तो जो भी फ्रेम्स के रूप में सूचना दी जाए विद्यार्थी को, जो भी फ्रेम्स हैं, फ्रेम्स के रूप में सूचना दी जाए तो छोटे छोटे फ्रेम्स होने चाहिए, उसके अंदर वो सूचना होनी चाहिए। अब देखो होता क्या है इसमें, यह है कि जब विद्यार्थी को आप कम कम सूचनाएं दे रहे हैं तो जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं रह पाते, क्योंकि कहते हैं अरे यार क्या बता रहे हो गुरुजी, आप एक दिन के अंदर एक संख्या को समझाना चाह रहे हो। इस प्रकार से विद्यार्थी इसमें क्या नहीं हो पाते, बहुत अधिक इंटरेस्टेड नहीं हो पाते। जो इंटेलिजेंट बच्चे इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो पाते। बट लेकिन जो बच्चे थोड़े से कमजोर टाइप के होते हैं या थोड़े से कमजोर होते हैं, उनके सिखाने के लिए यह विधि सबसे कारगर विधि होती है, ठीक है ना। उनके सिखाने के लिए यह विधि सबसे कारगर विधि होती है। तो इसमें क्या होता है, रेखीय अपघटन का एक जो नाम निकल के आता है उसको हम कहते हैं बाहरी अपघटन, बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन। बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर जो विद्यार्थी को नॉलेज दी जा रही थी वो नॉलेज केवल और केवल बाहरी रूप से दी जा रही है। जो भी टॉपिक है, जो भी टॉपिक है, टॉपिक के बाहरी रूप से दी जा रही थी, या केवल और केवल उसके सतही रूप से उसकी क्या दी जा रही थी, सतही रूप से उस विद्यार्थी के लिए नॉलेज दी जा रही थी। इसीलिए इसको बाहरी अभिक्रमित अनुदेशन भी कहा जाता है। कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन कहा जाता है, बाहरी अभिक्रमित अनुदेशन कहा जाता है। इस तरह आगे लिखा है इसमें कि यह जो विधि है ये कमजोर विद्यार्थियों के लिए उपयोगी अधिक है। जो कमजोर टाइप के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये क्या है, उपयोगी है। लेकिन जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, वो इस विधि से पढ़ने में नीरसता महसूस करते हैं, भाई नीरसता इसीलिए महसूस कर रहा है क्योंकि जब जो विद्यार्थी इंटेलिजेंट है वो ये चाहेगा कि गुरुजी आप इसके बारे में क्या बताएं, हमको कंप्लीटली बताने की कोशिश करें। ये टॉपिक क्या है, ये संख्या नाम का टॉपिक क्या है, इसके बारे में कंप्लीटली बताएं। बट लेकिन होगा ये कि जब हम इसको ध्यान में किस पर रखेंगे कि भाई हम ध्यान में रखेंगे बच्चा कुछ ना कुछ तो सीख जाए। क्या करे, बच्चा कुछ ना कुछ सीखे। देखो जब फ्रेम्स के रूप में सूचना दी जा रही है, छोटे छोटे पदों के रूप में, मैंने आपको सिद्धांत बताया छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, देखो छोटे छोटे पदों का सिद्धांत हो रहा है, ठीक है ना। फिर मैंने आपके लिए सिद्धांत लिखा था पुनर्विवेक का सिद्धांत। तो पुनर्विवेक के सिद्धांत से मतलब ये है कि जब विद्यार्थी ये बात इस वाले
पेज को पढ़ लिया है और ये वाला पेज विद्यार्थी किस में आ चुका है, समझ में आ चुका है, तो नेक्स्ट पेज की तरफ वो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ उस विद्यार्थी को इस पेज को पढ़ने से विद्यार्थी को क्या मिला है, पुनर्वलन मिला है, और पुनर्वलन को जब मिला है तो नेक्स्ट पेज की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो एक सिद्धांत लिखा था पुनर्वलन का, एक लिखा था छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, इधर स्वयं की गति सीखने का सिद्धांत। अब देखो विद्यार्थी क्या करेगा, जब उसको बहुत अधिक अच्छा लग रहा है तो क्या करे, स्वयं की गति सीखेगा। अब वो कोशिश करेगा क्यों ना मैं एक ही दिन के अंदर ये वाला पेज ही पढ़ लूं, ठीक है ना, तो स्वयं की गति से सीखने का सिद्धांत इसमें इंक्लूड हो जाता है कि नेक्स्ट पेज पर वो किस प्रकार से पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका रेखीय अभिकर्ता निर्देशन। तो रेखीय अभिकर्ता निर्देशन की इसका नाम रेखीय इस प्रकार से भी है कि देखो जो भी विद्यार्थियों को ज्ञान दिया जाता है वो एक रेखा के रूप में दिया जाता है, इसीलिए इसे रेखीय अभिकर्ता निर्देशन कहते हैं। लीनियर टाइप प्रोग्राम्ड लर्निंग, ये कैसी है, लीनियर प्रकार की प्रोग्राम्ड लर्निंग है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारी शाखीय अभिकर्ता निर्देशन। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, देखो शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन को मैंने आपको बताया था 1960 में दिया है, किसने दिया है, नॉर्मन ए क्राउडर ने, नॉर्मन ए क्राउडर, आप इसको याद कर लें, क्राव 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 क्राव, क्रो मतलब कौवा, कोआ कहाँ बैठेगा आपका ब्रांच पर, कोआ आपका शाखा पर बैठेगा, तो आप उसको समझना कि नॉर्मली क्राउडर ने कौन सा दिया, शाखा वाला दिया। तो देखो लीनियर वाला था उसमें कुछ कमी रह गई थी, जो रेखीय अभिकर्ता निर्देशन, देखो शाखी क्यों आया, शाखी इसीलिए आया कि रेखीय की कमी को दूर करने के लिए, रेखीय की कमी को दूर करने के लिए कौन सा अभिकर्ता निर्देशन आया, शाखीय अभिकर्ता निर्देशन आया। भाई रेखीय में ऐसा क्या कमी थी कि जो शाखीय के अंदर उसको निकाला गया, तो देखो रेखीय के अंदर ये कमी थी कि विद्यार्थी ने कोई क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के बाद उसका मतलब क्या दिया, विद्यार्थी ने आंसर दिया, विद्यार्थी ने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के बाद विद्यार्थी ने क्या दे दिया, आंसर दे दिया। अब उसका आंसर सही है, राइट है या रॉन्ग है, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाती थी, विद्यार्थी का आंसर सही है या गलत है इस बात की पुष्टि नहीं हो पाती थी। कि विद्यार्थी ने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन के बाद आंसर दे दिया, और आंसर के बाद ये क्वेश्चन राइट आया या रॉन्ग आया इस बात की पुष्टि नहीं हो पाती थी। तो एक न्यू सॉल्यूशन निकाला था नॉर्मन क्राउडर ने कि अब ऐसा होगा कि जब विद्यार्थी क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन का आंसर देखेगा, तो विद्यार्थी का आंसर राइट है या रॉन्ग है इस बात का भी अब क्या पता चल जाएगा, विद्यार्थी को पता चलने लग जाएगा। ठीक है ना, और विद्यार्थी की जो समस्या है, विद्यार्थी की समस्या का समाधान वहीं पर हो जाएगा, वहीं पर हो जाएगा, विद्यार्थी की समस्या का समाधान वहीं हो जाएगा, मतलब विद्यार्थी को इधर उधर बहुत देर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी समस्या का सॉल्यूशन हम वहीं कर देंगे। अच्छा, तो देखो जैसे कैसे करेंगे, जैसे कि फ्रेम है, जैसे फ्रेम के अंदर कोई सूचना दे दी, फ्रेम के अंदर विद्यार्थी को हमने पढ़ाने के लिए स्टार्ट कर दिया, तो इसी फ्रेम के कितने बनाए जाएंगे, 3 सब फ्रेम्स बनाए जाएंगे। जैसे एक फ्रेम बना दिए यहाँ पे, एक फ्रेम बना दिए यहाँ पे, और एक फ्रेम कहाँ बना दिए यहाँ पे, 3 फ्रेम्स बनाए जाएंगे। ठीक है, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर उसके लिए कितने फ्रेम बनाए जाएंगे, 3 फ्रेम फिर बनाए जाएंगे, एक फ्रेम और फिर इसमें 2 फ्रेम और फिर इसमें कितने फ्रेम आएंगे, इसी क्वेश्चन से क्या आएंगे 3 फ्रेम। इसको समझिए कि इस चक्कर क्या है, जैसे इसका नाम है फ्रेम 1 फर्स्ट, फ्रेम सेकंड और फ्रेम थर्ड। ठीक है, फ्रेम थर्ड, इसको आप समझने की कोशिश करें ये है क्या। जैसे इस वाले फ्रेम के अंदर कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन विद्यार्थी फ्रेम के अंदर से पढ़ रहा है, क्वेश्चन का आंसर विद्यार्थी देना चाह रहा है। जैसे विद्यार्थी ने ये वाला आंसर दे दिया F1 विद्यार्थी ने टिक लगाया कि सब कुछ पढ़ने के बाद विद्यार्थी लगा भाई मेरे अनुसार आंसर क्या है, F1 है। ठीक है, इस वाले फ्रेम के अंदर आंसर है, विद्यार्थी ऐसे क्लिक कर दिया A, और यही साइड में फ्रेम लगा करके चिपका करके बात लिखी गई है। जैसे अब इस वाले पर क्लिक कर दिया विद्यार्थी ने और ये माना कि आंसर गलत है, ये आंसर क्या है, गलत है, तो यहाँ पुष्टि होकर के लिखी हुई होगी इस पेज के ऊपर के प्रिय विद्यार्थी आपने जो क्वेश्चन दिया ये आपका गलत है, ये आपने जो क्वेश्चन दिया ये आपका क्या है, गलत है। गलत क्यों है इस बात की पुष्टि करेंगे। जैसे कि यहाँ मैं आपके लिए क्वेश्चन दे देता हूँ, जैसे क्वेश्चन आपका ये है कि मोहन
10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है, 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है, तो 3 घंटे के अंदर कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगा। ये क्वेश्चन इस फ्रेम में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग इसका जो 3 घंटे की जो दूरी है, 3 घंटे की दूरी का आंसर कितना, 30 किलोमीटर रहेगा। तो यहाँ 30 किलोमीटर आंसर, यहाँ तो लिख दिया सही आंसर, यहाँ लिख दिया 40, यहाँ गलत आंसर लिख दिया, यहाँ लिख दिया 60, ये भी गलत लिख दिया। तो विद्यार्थी ने माना कि कहा, पूरा दिमाग लगा के विद्यार्थी ने आंसर दिया कि सर इसका आंसर है 60। जैसे ही विद्यार्थी 60 आंसर देगा, उसके साइड में ही एक और पेज चिपका हुआ होगा, उस पेज के ऊपर क्या लिखा होगा कि प्रिय विद्यार्थी, आपने ये जो क्वेश्चंस का आंसर दिया है, ये आंसर बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। जब विद्यार्थी की चाल कितनी थी, 10 किलोमीटर बराबर की थी, और हमें दूरी याद करनी, दूरी में x ले लेते हैं, और समय हमारा कितने यहाँ पर था, 3 घंटे था, तो जो दूरी का मान निकल के आता है वो 30 आता है। दूरी बराबर x बराबर कितनी आती है हमारी, 30 आती है, ठीक है ना। तो विद्यार्थी को यहाँ ये समझाया जाएगा कि देखो भाई, आपने जो 60 आंसर दिया है वो आपने क्या दे दिया है, गलत दे दिया है। यहाँ जो आंसर सही है वो आपका कितना सही है, केवल और केवल 30 आंसर सही देगा। तो विद्यार्थी ने जैसे ही गलत एक्शन किया, विद्यार्थी को रिएक्शन के तौर पर उसका सही आंसर मिल जाएगा। ऐसा जो हुआ वो किसमें हुआ, साखी अपघटन में हुआ। तो साखी में ये होने लगा कि विद्यार्थी को जो उपचार है, जो भी शिक्षण की क्षेत्र में समस्या है, वो साथ ही साथ समस्या का समाधान वहीं की वहीं पर होने लगा। इसीलिए ये जो पद्धति थी, ये बेटर आई किससे, ये बेटर थी किससे, रेखी वाले से बहुत अधिक बेटर थी, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। जैसे ही विद्यार्थी 30 वाला आंसर दे देता है, तब जाके विद्यार्थी के लिए नेक्स्ट फ्रेम खुल जाएगा, नेक्स्ट फ्रेम खुल जाएगा, और नेक्स्ट फ्रेम के अंदर फिर एक क्वेश्चन लिख रहा होगा, नेक्स्ट फ्रेम के अंदर फिर एक क्वेश्चन लिख रहा होगा, फिर क्वेश्चन का आंसर फिर विद्यार्थी देगा। अच्छा, इस प्रकार से एक फ्रेम में एक क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, और जो क्वेश्चन के लिए 3 जाकर के आगे सब ऑप्शन लिखे हुए होंगे, ठीक है ना। सब ऑप्शन में से क्या होगा, सही आंसर होगा। तो बात ऐसी है कि बात ऐसी होगी इसमें कि एक जो क्वेश्चन है उसके लिए फ्रेम दिया गया है, उसका आंसर सही है या गलत है, इसकी बात यहीं पर पुष्टि हो जाती थी, ठीक है। तो साखी अपघटन में ये हुआ कि जो भी टॉपिक है दे दिया, देने के बाद वो सही है या गलत है उसकी वहीं पर जानकारी मिल रही है, तब ये साखी अपघटन कराएगा। तो इसमें क्या होता है, ये जो साखी प्रकार का अपघटन है, इसमें जो इंटेलिजेंट टाइप के बच्चे होते हैं वो बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट जो बच्चा है वो क्या चाहता है कि सर ये कैसे हुआ, सर इसका आंसर ये कैसे है, कैसे का और क्या का आंसर विद्यार्थी को यहीं ही मिल जाता है। इसीलिए यह जो पद्धति है वो साखी उपनिवेशन इंटेलिजेंट बच्चों के लिए बहुत अधिक उपयोगी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपना अवरोह या मैथमेटिक्स अभिक्रमित अन्वेषण। कौन सा, अवरोह या मैथमेटिक्स अभिक्रमित अन्वेषण। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखो एक सेकंड, मैथमेटिक्स अभिक्रमित अन्वेषण, मैथमेटिक्स अभिक्रमित अन्वेषण के बारे में बात करेंगे। मैथमेटिक्स अभिक्रमित अन्वेषण को दिया है, वो किसने दिया है, थॉमस एफ गिलबर्ट ने दिया था 1962 के अंतर्गत दिया है, कब दिया है, 1962 के अंदर। तो देखो मैथमेटिक्स जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के मैथीन शब्द से मिलकर बना है। मैथीन कौन से शब्द से मिलकर बना है, ग्रीक भाषा के मैथीन शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। मैथीन शब्द से मिलकर बना होता है जिसका शब्द होता है सीखना। मैथीन शब्द का जो अर्थ है, इसका जो अर्थ निकल के आता है, अर्थ निकल के आता है सीखना। मैथीन मतलब सीखना। भाई ऐसा क्या है कि सीखना, इसका अर्थ ले लिया और इसका नाम भी दे दिया। देखो तो मैथमेटिक्स में जो बात कही वो ये कह दी कि जब आपने विद्यार्थी को मैथमेटिक्स प्रकार के अभिक्रमित अन्वेषण से पढ़ा दिया तो विद्यार्थी गारंटेड सीख ही जाएगा। वहां पर विद्यार्थी के लिए सीखने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा कि आप विद्यार्थी सीख ना पाए। इसमें क्या है, कैसे सीखेगा विद्यार्थी, इसमें इस बात को समझे। तो इसमें जो सबसे ज्यादा जोर दिया गया विद्यार्थी को सिखाने के लिए, वो इस बात के ऊपर जोर दिया गया
कि विद्यार्थी को इसमें सबसे ज्यादा तथ्य, क्या तथ्य हैं, कितना मैटर है, मैटर या तथ्य है वो विद्यार्थी के लिए ज्यादा से ज्यादा देना है। अतः शिक्षण के लिए जो सामग्रियां हैं, शिक्षण के लिए जो भी सामग्री वो बल्क में पहुंचानी, विद्यार्थी के लिए ज्यादा पहुंचानी है। मतलब जो भी विषय वस्तु है, विषय वस्तु पर जोर दिया गया कि भाई विद्यार्थी को जो समझाना है तो विषय वस्तु पर उस पर जोर दो, उसके टॉपिकों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जोर देना चाहिए, उसको समझाने के लिए बहुत से ज्यादा जोर देना चाहिए। अब इसका जो मैथमेटिक्स है, इसका एक और नाम आता है अवरोह अभिक्रमित अन्वेषण। अवरोह अभिक्रमित अन्वेषण, आप इस बात को समझेंगे इसका नाम अवरोह निकलेगा क्यों है। अवरोह से मतलब ये है, अवरोह का मतलब क्या होता है, उल्टा। कैसा क्रम, उल्टा क्रम है। कैसा क्रम है, उल्टा क्रम है। जैसे होता ये है मोस्टली, आप इस बात को समझे कि जैसे ही कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन के बाद क्या देते हैं आप, आंसर। जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन के बाद आप क्या देते हैं उसके लिए, आंसर। ठीक है, बट लेकिन यहां पर जो प्रक्रिया है वो दूसरे प्रकार से होगी, जहां यहां क्वेश्चन लाइन नहीं दिया जाएगा, आपको आंसर बता दिया जाएगा और आंसर से पूछा जाएगा कि आप बताइए कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कैसे पहुंच सकते हैं। भाई ये कैसे पॉसिबल होगा, अभिक्रमित अन्वेषण में यही हुआ कि जो क्रिया, इसको याद रखें ये सेंटेंस मतलब जो क्रिया पहले की जाती है, जो क्रिया पहले की जाती है वो अब बाद में की जाएगी, वो अब बाद में की जाएगी। जो क्रिया पहले की जाती है वो बाद में की जाएगी, और जो बाद में की जाती थी, जो बाद में की जाती थी वो पहले की जाएगी, वो पहले की जाएगी। इस बात को समझें कि भाई ऐसा क्या है कि कोई सी क्रिया कब की जाएगी, बाद में कब की जा रही थी, पहले कब की जा रही है, इस बात को आप समझें। तो देखिए इस बात को आप समझें, पहले इसको आप बता लें, जो क्रिया पहले की जाती है वो बाद में की जाएगी, जो बाद में की जाती थी वो पहले की जाएगी, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया था, रख दिया गया था आपका क्या, अभिक्रमित अन्वेषण, वो अवरोह अभिक्रमित अन्वेषण। अवरोह में जैसे एग्जांपल से समझें, क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये है जैसे 1 2 3 4 5 इन संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। बच्चे को सिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे कि कोई एक क्वेश्चन बनाया, उसको क्वेश्चंस को फ्रेम के अंदर सेट करेंगे कि 1 2 3 4 5 का माध्य ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माध्य का हम क्या लाएंगे, सूत्र लाएंगे। माध्य का सूत्र क्या होता है, फ्रेम नंबर फर्स्ट के अंदर इसका हम करेंगे, फ्रेम नंबर फर्स्ट के अंदर इसका हम करेंगे। माध्य बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की क्या संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो हाँ, अब फ्रेम नंबर 2, फ्रेम नंबर 2 के पहले में तो दे दिया हमने, सूत्र दिया है केवल, पहले में दे दिया सूत्र। दूसरे में क्या देंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे कितना, 1 2 3 4 5 5। फ्रेम नंबर 3, F3 के अंदर हम क्या समझाने की कोशिश करेंगे, इनका जोड़ करेंगे, 3 3 6 4 10 10 5 15 15 बटे 5, कितना 15 बटे 5। और फिर फ्रेम नंबर 4, फ्रेम नंबर 4 अब होगा ये, इसमें ये होगा कि देखो हम विद्यार्थी के लिए क्वेश्चन दे देंगे, फ्रेम नंबर फर्स्ट भी लिख के देंगे, फ्रेम नंबर सेकंड लिख के देंगे, फ्रेम नंबर थर्ड भी लिख के देंगे, लेकिन फ्रेम नंबर 4 के ऊपर विद्यार्थी के लिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा। फ्रेम नंबर 4 पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ कि हम अब क्या कर रहे हैं कि पहले यहाँ क्वेश्चन था, जस्ट हम यहाँ आंसर दे दिए, बट लेकिन अब हमने जो क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर दी वो वहां से हमने कहां से स्टार्ट कर दी है, यहाँ से स्टार्ट कर दी है। ठीक है, कि बताइए इसका क्वेश्चन मार्क में बताइए यहाँ पर क्या होगा। फिर हम क्या करेंगे कि एक फ्रेम में माना कि ये जो मैंने बताया, जैसे कि ऐसा कर लेते हैं, ये जो फ्रेम हो गया, ये जो फ्रेम हो गई। अब नेक्स्ट फ्रेम में ऐसा होगा, नेक्स्ट फ्रेम जब हम बनाएंगे, नेक्स्ट फ्रेम कुछ इस तरीके से होगी कि जो क्वेश्चन मार्क्स होगा वो अभी तो लगाया था यहाँ, अब जो नेक्स्ट फ्रेम बनाया जाएगा उसमें क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे कि, और फिर क्या कर देंगे हम, केवल यहाँ लगा देंगे।
तो पहले तो क्वेश्चन मार्क लगाया गया बिल्कुल एंड में जाकर के कि अब विद्यार्थी केवल एक कैलकुलेशन करती हैं 15/5, इसका आंसर 3 दे रहा था। लेकिन जब हम एक और फ्रेम बनाएंगे तो वहां हम क्या करेंगे कि इस प्रकार से सीरीज देंगे कि 15/5 का बताइए तो आंसर क्या रहेगा। फिर हम सीरीज प्रकार से देंगे बताइए इसका टोटल कितना होगा, फिर भाग कितना होगा। तो मतलब हर स्टेप पर विद्यार्थी को नीचे से ऊपर की ओर सिखाने की क्या की जा रही है, कोशिश की जा रही है। एंड में आकर के ऐसा होगा कि हम विद्यार्थी के लिए केवल और केवल क्वेश्चन देंगे और विद्यार्थी को कहा जाएगा आप इसका क्या दीजिए, आंसर दीजिए। केवल हम देंगे क्वेश्चन, विद्यार्थी एंड में क्या देगा, आंसर। बट हमें पढ़ाने के लिए जो हमने चीज इस्तेमाल में की है वो ये इस्तेमाल में की है कि पहले हम विद्यार्थी के लिए सब तरीके से बता चुके हैं, फ्रेम्स बना करके दिखा चुके हैं और फ्रेम में नीचे की ओर से हम क्वेश्चन मार्क से अप्लाई कर रहे हैं, नीचे की ओर से क्वेश्चन मार्क से अप्लाई कर रहे हैं। इसीलिए ये जो विधि है ये हमारी क्या कहलाती है, अवरोह अभिक्रमित अन्वेषण कहलाती है। और देखिए इस विधि का जो नाम है वो है मैथेटिक्स। मैथेटिक्स है और मैथेटिक्स को बता दिया आपकी ग्रीक भाषा की कौन से शब्द से मिलकर बना है, मैथिन से मिलकर बना। मैथिन का अर्थ होता है सीखना। अच्छा, इस विधि से आपने विद्यार्थी को पढ़ा दिया है तो विद्यार्थी अब गारंटेड सीख ही जाएगा। यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है कि विद्यार्थी यहाँ पर क्या करेगा, कुछ ना कुछ नहीं सीखेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए इस विधि का प्रयोग मुख्यतः मैथ्स पढ़ाने के लिए ही किया है, मुख्यतः गणित पढ़ाने के लिए ही इस विधि को प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका एक नाम मैथेटिक्स भी है। क्या है, मैथेटिक्स भी है। तो इस प्रकार से आपके रेखीय, शाखीय, है ना, आपके रेखीय हो गए और शाखीय हो गए और आपका कौन सा अवक्रम हो गया, और आपका हो गया कौन सा, मैथेटिक्स अवक्रम भी हो गया। ठीक है, अब मैं आपसे एक आध दो क्वेश्चन ले लेता हूं, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको बताते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ से, तो आप इन क्वेश्चंस को देख लें। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे यहाँ से ये है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आंतरिक अभिक्रमित अन्वेषण किसे कहते हैं, आंतरिक अभिक्रमित अन्वेषण किसे कहते हैं, तो वही है ऑप्शन रेखीय है, शाखीय है और आपका कौन सा है, मैथेटिक्स। मैथेटिक्स बताइए इसमें से आंतरिक अभिक्रमित अन्वेषण किसे कहते हैं। तो देखिए इन तीन में से एक ही है, कौन सा है, तीन में से इसका आंसर रहेगा शाखीय अभिक्रमित अन्वेषण। मैं आपको बता दूं शाखीय अभिक्रमित अन्वेषण को आंतरिक अभिक्रमित अन्वेषण के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें मैंने आपको ये बताया था शाखीय में कि शाखीय के अंदर जो विद्यार्थी को डिटेल दी जाती है किसी क्वेश्चंस की, वो डिटेल बहुत अधिक मात्रा में दी जाती है। मतलब इसको पढ़ने के बाद विद्यार्थी की समस्या का समाधान बिल्कुल ही हो जाता है, परमानेंटली उसकी समस्या क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है। तो आंतरिक अभिक्रमित अन्वेषण को हम शाखीय अभिक्रमित अन्वेषण के नाम से जानते हैं, या शाखीय को हम किसके नाम से जानते हैं, आंतरिक। आंतरिक क्यों इसका नाम इस बात को समझ लें कि यहाँ जो विद्यार्थी को नॉलेज दी जाती है, जो भी ज्ञान दिया जाता है, नॉलेज दी जाती है, वो आंतरिक रूप से या कहें, या हम कहें कि ज्यादा दी जाती है, ज्यादा दी जाती है। रेखीय वाले में जो नॉलेज आपको दी जा रही थी वो हमें किस रूप से दी जा रही थी, सतही रूप में दी जा रही थी। कौन सी रूप, सतही। इसीलिए इसको बोला गया था बाहरी अभिक्रमित अन्वेषण। कौन सा, बाहरी अभिक्रमित अन्वेषण। तो शाखीय वाले का जो नाम होता है वो होता है आंतरिक अभिक्रमित अन्वेषण होता है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से याद करें। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से क्या पूछा जाएगा आपसे, मैं बता दूं कि हमारे इंडिया के अंदर अभिक्रमित अन्वेषण की शुरुआत कौन सी विश्वविद्यालय के द्वारा हुई थी। मतलब हमारे देश के अंदर हमारे देश के अंतर्गत मतलब इंडिया के अंदर अभिक्रमित अन्वेषण की शुरुआत कौन से विश्वविद्यालय से हुई, कौन से विश्वविद्यालय से हुई। देखो इसमें जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय है, दिल्ली वाला है, या हम कहें कि राजस्थान विश्वविद्यालय है, या हम इसमें ये कहें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, या हम ये कहें कि पटना विश्वविद्यालय है, पटना का विश्वविद्यालय है। तो किस विश्वविद्यालय से की, तो यहाँ जो शुरुआत हुई है वो किससे हुई है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई है। किससे हुई, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई है। और मैं आपको बता दूं 1963 में हुई है। कब से हुई है,
1963 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अभिकरण अन्वेषण की क्या हुई है, शुरुआत हुई है। तो देखिए ये जो दो तीन टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, आप इनको बिल्कुल याद रखें। जैसे अभिकरण अन्वेषण दिया किसने, तो अभिकरण अन्वेषण को देने वाले का नाम क्या है, जेम्स ली हॉलैंड है और बी एफ स्किनर है, दोनों इसके जनक हैं। सबसे पहले किसने बताया था, सबसे पहले किसने बताया था इसके बारे में, सुकरात ने बताया। सुकरात के बाद जो बताया वो किसने बताया है, उसने बताया था, क्या कहते हैं उसने, 19 सिडनी एल प्रेस्ले ने बताया, एक मशीन बनाई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसी मशीन किसने बनाई थी। इसमें क्वेश्चंस का एक सेट दिया जाता है और क्वेश्चंस के सेट देने के बाद विद्यार्थी उसका आंसर दे पाता है। तो ऐसा जो क्वेश्चंस के सेट देने की बात कही थी वो किसने की, सिडनी एल प्रेस्ले ने की थी सबसे पहले 1920 में जो मशीन बनाई थी। अभिकरण अन्वेषण के सिद्धांत अवैध कर लेंगे, प्रश्न पोषण का सिद्धांत, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, फ्रेम्स के रूप सूचना देना, प्रश्न पोषण का सिद्धांत, ऐसे क्वेश्चन वहां से बन जाएगा। उसका रेखी आपको याद कर लेना है, साखी याद कर लेना है और उसके बाद क्या अभिकरण अन्वेषण आपको याद कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ से आपका 2 से 3 नंबर का टॉपिक बिल्कुल क्लियर है, आप इसको जाएं देखें। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को आप शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे इजी वे में वो भी इसको टॉपिक को समझ सकें। क्योंकि वैसे ये टॉपिक को लोग इसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके पढ़ाते हैं, आप इस टॉपिक को अच्छे से समझें, अच्छा लगे तो आप इसको क्या करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।